Please do like and subscribe to our YouTube channel Law and Nation. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बेसिकली तो लॉ पेपर है एलएलबी के स्टूडेंट के लिए। ये जुडिशियल में भी एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। इसके अलावा एमबीए, सीए, सीएस वगैरह में भी ये पेपर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वर्तमान में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो पार्ट में विभाजित है, कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2। कॉन्ट्रैक्ट 1 में सेक्शन है 1 से लेकर सेक्शन 75 तक। देन कॉन्ट्रैक्ट 2 में सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 तक। एक्चुअली ये पहले काफ़ी बड़ा एक्ट हुआ करता था, जिसमें टोटल सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 266 तक थे। लेकिन बाद में क्या किया गया कि इसमें से दो एक्ट और निकाल लिया गया, जैसे कि सेक्शन 76 से 123 को अलग निकाल लिया गया और इसको एक अलग एक्ट के रूप में इनेक्टेड करा गया है, जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, 1930। और इसके बाद सेक्शन 239 से 266 को भी अलग कर लिया गया, जो कि इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूप में इसको इनेक्टेड किया गया है। इसमें कुछ फेरबदल जरूर हुआ है। तो अभी वर्तमान में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो पार्ट पढ़ना है, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो। पार्ट 1 है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक, एंड पार्ट 2 है सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 तक। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जस्ट एक एग्रीमेंट, डे टू डे लाइफ में भी एग्रीमेंट का बहुत सारा यूज़ होता है। हम लोग कुछ कोई सामान परचेज करते हैं, या फिर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्टर को कुछ दे देते हैं, हाँ घर रिपेयरिंग करने या घर पेंट करने, हर चीज़ में तो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो जब एक आदमी कोई प्रस्ताव लेकर दूसरा के पास जाता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव पे सहमत होता है, ठीक है, और उस प्रस्ताव में दोनों का कुछ ना कुछ मुनाफा होता है। ठीक है, तो ऐसा प्रस्ताव को हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। और जब वही एग्रीमेंट लीगली वैलिड होता है, ठीक है, लीगली वैलिड का मतलब है कि लॉ की दृष्टि में वो जायज़ है। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे इसको डिटेल में, शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये एक्ट है, इसको हम लोग दो राउंड में पढ़ेंगे। पहला राउंड में हम लोग बेयर एक्ट कवर करेंगे, ये बेयर प्रोविज़न क्या है वो जानेंगे। इससे हम लोग को थोड़ा समझ आ जाएगा इस एक्ट के बारे में। और उसके बाद हम लोग फिर इसको थ्योरेटिकल देखेंगे, मतलब सब्जेक्टिव वाइज, विस्तृत रूप से। ठीक है, बेयर एक्ट से जुडिशियल के पीटी के लिए आपको बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, और देन मेंस में थोड़ा सा डीपली आता है, पार्ट बाय पार्ट उसको तोड़ के पढ़ना होता है, और उसमें कुछ और भी केस लॉज वगैरह भी आ जाते हैं, तो उसको हम लोग सेकेंड राउंड में कवर करेंगे। तो अभी इस राउंड में केवल हम लोग बेयर एक्ट का बेयर प्रोविज़न समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक्ट 9 ऑफ 1872 है। एक्ट 9 का मतलब क्या हुआ? सन 1872 में ये 9वां एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है एक्ट 9 ऑफ 1872। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल, इसका प्रीएम्बल क्या कहता है देख लेते हैं थोड़ा। प्रीएम्बल किसी भी एक्ट की मूल संरचना का उद्देश्य होता है। ठीक है, एक्चुअली में इस एक्ट को किस लिए बनाया गया था, ये प्रीएम्बल से समझ में आता है। तो प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्ट के लिए, और प्रीएम्बल से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो प्रीएम्बल देखते हैं क्या है इसका प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में है वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट मतलब जब आवश्यक हो, जब यथा योग्य हो। ठीक है, क्या चीज़? टू डिफाइन एंड अमेंड अ सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इट इज़ हेयर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज। ठीक है, तो जब किस चीज़ की ज़रूरत हो, टू डिफाइन परिभाषित करने के लिए, और टू अमेंड कुछ फेरबदल करने के लिए, किस में?
अ सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट के सर्टेन पार्ट में। इसका मतलब होता है कि ये पूरा एक्ट हम लोग नहीं कवर कर पाएंगे, ये एक सर्टेन पार्ट ही है कॉन्ट्रैक्ट 1 या कॉन्ट्रैक्ट 2, ठीक है, क्योंकि ये प्रेम्बल तो कॉन्ट्रैक्ट का है, सेल्स ऑफ गुड्स का तो है नहीं। तो इसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और भी जगह है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम से हम लोग जो पढ़ेंगे ये एक सर्टेन पार्ट है, केवल एक पार्ट है। तो इसका मतलब है दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एक्सहाउस्टिव, ठीक है, ये एक्सहाउस्टिव नहीं है। एक्सहाउस्टिव मतलब कि अपने आप में संपूर्ण नहीं, इसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित प्रोविजन है जो कि अन्य एक्ट में दिए गए हैं। प्रीएम्बल क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ठीक है, प्रीएम्बल से समझ में आता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक ब्रांच मात्र है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है, और इसमें परिभाषित किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 1 से आते हैं, ये प्रिलिमिनरी हेडिंग के अंतर्गत आता है सेक्शन 1 आपका शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल मीन्स इस एक्ट का टाइटल क्या है, इसको कहेंगे क्या। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें ये नाम दिया गया है कि इस एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहेंगे, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका विस्तार क्या होगा, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में दिया है, उसी का सेकंड पैराग्राफ है। तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये क्योंकि पहले का एक्ट है। नाउ इट इज़ आल्सो एप्लीकेबल इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद 370 के रिमूवल के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। तो इसलिए नाउ इट्स एक्सटेंड टू होल इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, एंड इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन 1st day ऑफ सितंबर 1872। और ये 1 सितंबर 1872 को इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा हम लोग उसको टिक करते हुए चलेंगे। तो इसका WEF है, ये इसका विथ इफेक्ट फ्रॉम है, WEF, ठीक है। सेविंग क्लाउज है, सेविंग क्लाउज में लिखा है nothing herein contained shall affect the provision of any statute, act or regulation not hereby expressly repealed, nor any use or custom of trade, ठीक है, nor any incident of any contract not inconsistent with the provision of this act। सेविंग क्लाउज में लिखा है कि कोई भी ऐसा प्रोविज़न, कोई भी ऐसा अदर स्टेट्यूट मतलब अदर लॉ या एक्ट या कोई रेगुलेशंस जो कि एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया, जिसको कि अभी तक डिलीट नहीं किया गया है, और नॉर ना तो कोई ऐसा यूजेज और कस्टम है, कोई ऐसा प्रथा हो, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऐसा वाक्य हो जो कि नॉट इनकॉन्सिस्टेंट विद द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट के इनकॉन्सिस्टेंट ना हो, इसके प्रतिकूल ना हो, तो ऐसा एक्ट को एज इट इज़ रहेगा, इस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपना जगह पे रहेगा, वैसा एक्ट भी प्रिवेल करेगा जिसको कि अभी तक रिपील नहीं किया गया है, और सेकंड कंडीशन है कि वो इस एक्ट के प्रतिकूल ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ, जहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंट नहीं है, कोई ऐसा एक्ट और भी है, तो उसको एज इट इज छोड़ा गया है, ये सेविंग क्लॉज करता है, ठीक है। सेक्शन 2 ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, एक्चुअली सारा डिफिनेशंस इंपॉर्टेंट डिफिनेशन सेक्शन 2 में, ठीक है। ये इसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहते हैं, और इसके साथ हम लोग देखेंगे कि हर 2A, 2B, 2C, 2D इसमें अलग अलग महत्वपूर्ण परिभाषा दिया गया है, डिफिनेशन दिया गया है। जैसे 2A में क्या है, इसमें डिफिनेशन है प्रपोजल का आप भी लिखते जाइए, प्रपोजल का डिफिनेशन, ठीक है। 2B में क्या है, 2B में डिफिनेशन है आपका एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्टेंस का, ठीक है। एंड 2 डिफिनेशन है इसमें, एंड प्रॉमिस का भी, प्रॉमिस, ठीक है।
ये 2B में है, ठीक है। 2C में प्रोमिसर कौन होगा और प्रोमिसी कौन होगा, ठीक है। प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है, ये 2C में लिखा हुआ। और 2D में कॉन्सिडरेशंस, ये कॉन्सिडरेशंस का डिफिनेशन है 2D, ठीक है। आप लिख लीजिए, इसमें जगह नहीं है। अब देखते हैं 2A से पढ़ते हैं। पहला डिफिनेशन है प्रपोजल। प्रपोजल किसको कहते हैं, तो देखिए प्रपोजल का डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज मीन्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट, अपने बातों को बताना, ठीक है। टू अनदर हिज विलिंगनेस, मतलब उसका इच्छा, विलिंगनेस का मतलब होता है अपना इच्छा जाहिर करना, इच्छा, ठीक है। टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी कार्य को करने के लिए या ना करने के लिए, ठीक है। किस लिए, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, इस नाते कि वह उस पे सहमति दे सके, उस अनदर पर्सन का, कि वह उस कार्य को करे या ना करे, ठीक है। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, तो यह कहा जाएगा कि उसने प्रपोजल किया। प्रपोजल करने का मतलब हो गया प्रस्ताव देना, इसको हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव। पर्सन दूसरे पर्सन को प्रस्ताव देता है और वो प्रस्ताव को मंजूर करता है, ठीक है। तो कहा जाएगा कि प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया, और जब एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाता है तो उसको हम लोग प्रॉमिस कहते हैं, वो एक वचनबद्ध हो गया, ठीक है, वादा हो गया। तो ये कहता है प्रपोजल का डिफिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ के पढ़िएगा। बी में दो डिफिनेशन है, एक एक्सेप्टेंस का है, दूसरा प्रॉमिस का है। एक्सेप्टेंस क्या होता है, पहले देखते हैं। व्हेन अ पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिस पर्सन को प्रपोजल किया गया, जिस पर्सन को प्रस्ताव भेजा गया, ठीक है, वो सिग्निफाइज करता है। सिग्निफाइज मतलब कम्युनिकेट करना, हम लोग बता चुके हैं क्या, अपना एसेंट को कम्युनिकेट करता है देयर टू, उस प्रस्ताव पर। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, कहा जाएगा कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जब एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये प्रॉमिस हो जाता है, ठीक है। सी में जब कोई प्रॉमिस होगा तो उसमें दो चीज़ रहेगा, एक प्रॉमिसर, एक प्रॉमिसी। अरे प्रॉमिसर मतलब जो प्रस्ताव करने वाला है, और प्रॉमिसी मतलब जो प्रस्ताव को मंजूर करने वाला है, ठीक है। तो क्लाउज सी में दो डिफिनेशन है, प्रॉमिसर कौन होगा और प्रॉमिसी कौन होगा। तो सी पढ़ते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर, जो पर्सन प्रस्ताव को करता है, लाता है, उसको प्रॉमिसर कहेंगे। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी, जो पर्सन प्रस्ताव को मंजूर करता है उसको हम लोग प्रॉमिसी कहते हैं। तो ये प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी का डिफिनेशन है, इसको आप लोग अलग से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। अब क्लाउज डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कॉन्सिडरेशंस, ठीक है। व्हेन द एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, देखिए ये डिफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका एक एक शब्द को समझते जाना है। एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर मतलब ये रेगुलेट होगा प्रॉमिसर के डिजायर पर, डिजायर मतलब इच्छा, प्रॉमिसर के चाहने पे। एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब चाहे प्रॉमिसी या फिर एनी अदर पर्सन, मतलब कोई थर्ड पर्सन भी, ठीक है, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, उसने कुछ कर दिया या कुछ ना किया, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज मतलब कुछ करता है या फिर नहीं करता है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने का वादा करता है या कुछ ना करने का वादा करता है, ठीक है।
समथिंग, सच एक्ट एब्सटेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। वैसा कोई कुछ करना, कुछ एक्ट हो, चाहे कुछ ना करना हो, चाहे कुछ करने या ना करने का वादा करना हो, ये कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस कहलाता है। कंसिडरेशन को हम लोग हिंदी में प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल, ठीक है, प्रतिफल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें 3 चीज़ लिखा हुआ है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में। देखिए, डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। डन मतलब ऑलरेडी कर किया जा चुका है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है, या कुछ नहीं किया जा चुका है। और के बाद है फिर डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करता है या कुछ नहीं करता है, ये प्रेजेंट टेंस में। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये है कि कुछ करने या ना करने का वादा करता है, भविष्य में कुछ करेंगे चाहे ना करेंगे, ठीक है। तो वैसा एक्ट एब्सटेन या वैसा प्रॉमिस को हम लोग कंसिडरेशन करते हैं। तो इससे पता चलता है कि कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। तो कंसिडरेशन कैन बी either in past considerations, either present considerations, or it may be future considerations also, by the way of promise to do or abstain anything in future. Okay, तो ये A, B, C और D ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हम लोग को अच्छा से देखना है और याद करना होगा, ठीक है। आइए, हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए, फिर क्लाउज ई में, ई में क्या है, एग्रीमेंट का डिफिनेशन है कि एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। ई से एग्रीमेंट याद रखिएगा, एग्री, MENT, ई से एग्रीमेंट, ठीक है। ई से एग्रीमेंट, ऐसे आपको याद रखना, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आता है कि कौन सा सब क्लॉज में क्या चीज़ का डिफिनेशन है। तो ई से एग्रीमेंट याद रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशंस फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसको कहते हैं, तो कहता है कि हर एक वादा, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, या वादों का समूह होता है ना, कि एक पेज है, इसमें 10 वादा लिखा हुआ है, 10 प्रॉमिस है, तो ये सेट ऑफ प्रॉमिस कहेंगे इसको, ठीक है। प्रॉमिस नंबर 1, प्रॉमिस नंबर 2, प्रॉमिस नंबर 3, प्रॉमिस नंबर 4, प्रॉमिस नंबर 5, ठीक है, ये सेट ऑफ प्रॉमिस हो गए, ठीक है। तो ऐसा कोई वादा, हर एक प्रॉमिस, चाहे इसमें एक ही प्रॉमिस हो, ठीक है, या फिर एक से अधिक 10 प्रॉमिस हो, या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस हो, एक से ज़्यादा प्रॉमिस हो, जो कि फॉर्मिंग द कंसिडरेशंस फॉर ईच अदर, जो कि एक दूसरा के लिए क्या बनाता हो, कंसिडरेशंस, दोनों का हित हो, दोनों। कंसिडरेशन मीन्स प्रतिफल, प्रतिफल, तो दोनों को कुछ ना कुछ मिलता हो। प्रतिफल का मतलब होता है कि कुछ के बदले कुछ, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा है क्वाइट, यहाँ पे हम लोग छूट गया। देखिए, डी में कंसिडरेशंस का एक मैक्सिम है, क्वाइड प्रो क्यू, क्वाइड प्रो क्यू, कुछ के बदले कुछ, ठीक है। ये कंसिडरेशंस का हम लोग का मतलब होता है, ठीक है। तो जो कि ऐसा प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ईच अदर मतलब दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलेगा उससे फ़ायदा, ठीक है। इट इज़ एन एग्रीमेंट, उसको हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज ई। एफ में डिफिनेशन आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब ऐसा प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, प्रॉमिस which forms the considerations or part of the consideration for each other are called reciprocal promise। ऐसा वादा जो कि एक considerations का निर्माण करता है, मतलब एक प्रतिफल का निर्माण करता है, या फिर part of the considerations for each other, या दोनों के लिए कुछ कुछ considerations का निर्माण करता है, मतलब दोनों के लिए, इसके लिए ये या इसके लिए ये, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। देखिए, इसको डिफिनेशन थोड़ा समझना कठिन हो सकता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि दोनों को कंसिडरेशन। एक पेंटर आता है आपके घर में पेंट करने के लिए, ठीक है, तो आप उससे प्रॉमिस करते हैं कि
आपको हम सारा सामान प्रोवाइड करेंगे, कलर प्रोवाइड करेंगे, तो आप पेंट करिएगा, ठीक है। तो वो आता है आपके पास पेंटर, और पेंट करने के लिए, और शर्त क्या है कि पेंट आप दीजिएगा उसको, तब वो करेगा। तो ये आपने उसको प्रॉमिस किया कि पेंट ला के देने का, कलर ला के देने का, तब उसने प्रॉमिस किया कि वो उस कलर से आपका घर का पुताई करेगा। तो ये दोनों का पार्ट कॉन्सिडरेशन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्रॉस प्रॉमिस हो गया, आपने उसको भी कुछ प्रॉमिस किया तो ही उसने आपसे कुछ प्रॉमिस किया, ठीक है। तो ये कॉन्सिडरेशन रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। अब जी में कहता है कि एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि विधि द्वारा इन्फोर्सेबल ना हो, ठीक है, इसको वाइड कहेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्सेबल, लीगली इन्फोर्सेबल होना ज़रूरी है, नहीं तो वो वाइड हो जाएगा। एच में है कॉन्ट्रैक्ट का क्या डिफिनेशन होगा, तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इस कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल है। जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो वो वाइड, और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। आई का मतलब है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अभी तो वैलिड है लेकिन वाइडेबल है। वाइडेबल का मतलब वाइड होने योग्य, अभी वाइड है नहीं लेकिन योग्यता रखता है ये वाइड होने का। मतलब देखते हैं, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स, ठीक है, इज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कोई ऐसा एग्रीमेंट जो किसी एक पक्षकार के मत में तो इन्फोर्सेबल है, ठीक है, लेकिन दूसरे पक्षकार के मत में वो इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। मैं फिर सुनिए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पक्षकार के मत में तो इन्फोर्सेबल है, मतलब उसके अनुसार वो लागू है, इन्फोर्सेबल है, लेकिन किसी के दूसरे पक्षकार के मत में, मतलब उसके हिसाब से वो इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है जैसे कि हमने किसी से छल करके कुछ ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन हम तो बोले हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल है, इन्फोर्सेबल है। अब आपके पास ऑप्शन है कि नहीं है, वो बोले कि नहीं ये तो छल से ही दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो उसके अधिकार से ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो अब ऐसा हो सकता है, चाहे वो अभी तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड है, लेकिन चाहे तो दूसरा पक्षकार जिसको कि छल पूर्वक जिससे कॉन्ट्रैक्ट में हस्ताक्षर कराया गया है, उसके पास ये अधिकार होगा कि कॉन्ट्रैक्ट को जाके शून्य करा दे न्यायालय में जाके, ठीक है। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि वाइड होने योग्य है, अभी वैलिड है लेकिन इसको वाइड कराया जा सकता है। तो जे में डिफिनेशन है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी वैलिड है, समझिए अभी वैलिड है, लेकिन कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाता है जिससे कि बाद में उसको वो सीज टू बी वैलिड हो जाता है। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, वो लॉ उसको इन्फोर्सेबल करना बंद कर देता है, अभी कर रहा है इन्फोर्सेबल, बंद कर। जैसे या भारत चीन में बहुत अच्छा से भी व्यापार हो रहा है, तो हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट जितना भी है कि हाँ भारत का सामान चीन में जाएगा आएगा, तो जितना एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हो से रिलेटेड वो वैलिड है, इन्फोर्सेबल है। लेकिन अचानक कॉन्ट्रैक्ट जैसे अचानक चाइना के साथ हमारा रिश्ता बिगड़ जाता है, वो एनिमी कंट्री हो जाता है, वार डिक्लेयर हो जाता है, या गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है कि अब चाइना के साथ हम लोग को कोई किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं रखना है, तो वैसा स्थिति में आज तक तो इन्फोर्सेबल था ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाद में किसी ऐसा कारण से जो कि टाला ना जा सके, वो इन्फोर्सेबल होना बंद हो जाता है, सीज टू बी इन्फोर्सेबल हो जाता है। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वाइड मानेंगे, कब से, जब से व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, जबकि वो इन्फोर्सेबल होना बंद हो जाए, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में सारा डिफिनेशंस क्लाउज है, ये टोटल 10 है, A B C D E F G H I J, ठीक है। ये 10 डिफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिक्स में बहुत आता है।
और इससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन श्योर रहता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करिए। हम लोग जब इसके सेकेंड राउंड में जाएंगे तो इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। कुछ केस लॉ आता है, इसके अलावा इसके कुछ सब्सिडरी ब्रांचेज आते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन 3 से सेक्शन 5 तक कवर करेंगे, जो कि कम्युनिकेशन के बारे में बता। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।